हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं। फ्रीडम एंड पावर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है जो बाइडन की डेमोक्रेसी समिट पे, जिस पे रशिया को, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी को नहीं बुलाया गया है ना। चलिए डिटेल में देखेंगे। ये आपका क्विज़ है। अगला आधा पौना घंटा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स इस आर्टिकल के दौरान सीखेंगे और सारा का सारा जो आप सीखने वाले हो इस क्विज़ पे अप्लाई होगा। मैं चाहता हूँ आप इसमें 5 में से 5 मार्क्स लो, पूरे मन से इस आर्टिकल को पढ़ो, ठीक है। सोल्यूशन दूंगा मैं लेक्चर के लास्ट में इस क्विज़ का। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है फ्रीडम एंड पावर। देखिए, पावर का मतलब होता है ताकत, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, लिबर्टी। इस टाइटल का मतलब ये है कि अगर आपको पावर मिलती है, आपको कहीं पे चुना जाता है, इलेक्टेड लीडर बनाया जाता है, कहीं का पावरफुल आदमी बन जाते हो, तो फ्रीडम को इंश्योर करना आपका ऑब्लिगेशन है, आपका फ़र्ज़ है ना। पावर मिलने के बाद लोगों से आज़ादी छीनी नहीं जाती, बल्कि उनको और ज़्यादा आज़ादी दी जाती है। बात किसी कर रहे हैं? बात कर रहा है ऑन बाइडन समिट फॉर डेमोक्रेसी। जो बाइडन की उस समिट की बात की जा रही है, उस टॉप कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, शिखर वार्ता की बात हो रही है, जो डेमोक्रेसी पे हुई है, जो कि गणतंत्र पे हुई है। अब ये क्या बात है, क्यों पावर, कहाँ से आई फ्रीडम, ये सब अपने को आगे डिटेल में पता लगेगा। समिट नाम के वर्ड पे गौर करेंगे। समिट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, सबसे ऊंची वाली पीक है ना, द हाईएस्ट पीक ऑफ अ माउंटेन। एक समिट का दूसरा मीनिंग होता है टॉप कॉन्फ्रेंस। किसी भी फील्ड के जब हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स या हाई रैंकिंग पीपल मिल करके किसी कॉन्फ्रेंस को करते हैं, किसी बातचीत को करते हैं, डिस्कशन या मीटिंग को करते हैं, उसको भी समिट बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे किसी मीटिंग में सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर आ गए, सारे के सारे प्रेसिडेंट आ गए, या सारे के सारे सीईओ आ गए, है ना, तो वो एक टॉप कॉन्फ्रेंस या समिट बन जाएगी। चलिए डिटेल में देखें टाइटल पैराग्राफ। कह रहा है इलेक्टेड लीडर्स मस्ट कीप देयर प्रोमिसेस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर देयर पीपल। कह रहे इलेक्टेड जो लीडर्स हैं, जो चुने हुए लीडर्स हैं, इनको कीप करना ही चाहिए, बनाए रखना ही चाहिए, है ना। मस्ट मतलब चाहिए, कीप मतलब रखना या बनाए रखना। तो कह रहे इलेक्टेड लीडर्स को रखना चाहिए या बनाए रखना ही चाहिए अपने प्रोमिसेस को, अपने वादों को। और वादे किसके हैं? फ्रीडम के, एक तो आज़ादी के, और दूसरा बराबरी बने के, इक्वालिटी के, समानता के। और किन के लिए? अपने लोगों के लिए, फॉर देयर पीपल। तो जो वादा करके आप वोट मांगते हो, जो वादा करके आप इलेक्शन जीतते हो, उसी वादे को आपको निभाना है, फ्रीडम और इक्वालिटी को बना करके दिखाना है। आगे समझ में? कीप योर प्रॉमिस, डिलीवर योर प्रॉमिस, दोनों का मतलब एक ही होता है, अपने वादे पे खरा उतरना। फिर सुन लो, कीप योर प्रॉमिस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ें आपको ना रिसर्च करते हो तब पता लगती हैं। सर वादा पूरा करने को कहते हैं कीप योर प्रॉमिस या कीप अ प्रॉमिस। इसको डिलीवर ऑन अ प्रॉमिस भी बोलते हैं, और इसको लिव अप टू अ प्रॉमिस या एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। तीनों का मतलब है किसी चीज़ को बनाए रखना। लिव अप टू का मतलब है खरा उतरना, है ना, खरा उतरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ पाएँ। ये अपनी वोकैब शीट है, सारे वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे, नए और पुराने। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अंडरस्कोर, रील अंडर या फ्रॉम, विम्सिकल, और एक नया वर्ड है स्टम्बलिंग ब्लॉक। आज ये चारों वर्ड्स अपने देखेंगे। अंडरस्कोर आप जानते हो, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, रोशनी डालना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ को सबके सामने फोकस के अंदर लाने की कोशिश करना। द टीचर अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर हार्ड वर्क। टीचर साहब ने अंडरस्कोर कर दिया, हाईलाइट कर दिया उस नीड को, ज़रूरत को, जो है मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की। तो अंडरस्कोर एक वर्ब होती है, इसका सिनोनिम होता है हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, एम्फसाइज करना, स्ट्रेस करना, एक्सेंचुएट करना। ये बहुत अच्छा वर्ड है एक्सेंचुएट, है ना, किसी चीज़ पे ऊपर खूब फोकस डालना, एक्सेंचुएट करना। तो अंडरस्कोर का सिनोनिम है अंडरलाइन, ये आप आज आर्टिकल में देखोगे। फिर एक वर्ड है हमारे पास रील अंडर या रील फ्रॉम, किसी बहुत ही बुरे वक्त से गुजरना, है ना, रील अंडर या रील फ्रॉम करना। इसका एक लिटरल मीनिंग होता है लड़खड़ा के चलना। अगर आप बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो तो आप यूँ ही समझो कि ज़िंदगी लड़खड़ा रही है ना, रील फ्रॉम या रील अंडर कर रहे हो उस परेशानी के नीचे। और कंपनी स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर द कोविड-19 पैंडमिक।
हमारी इकॉनमी जो है अभी भी रील फ्रॉम या अंडर कर रही है, लड़खड़ा के चल रही है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, है ना, बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है। तो रील फ्रॉम या अंडर इस फ्रेजल वर्ब का सिनोनिम होता है स्टैगर। आज आप इस आर्टिकल में स्टैगर को देखोगे, फॉल्टर और स्टैगर दोनों इसके सिनोनिम है ना। चलिए, लड़खड़ाने के एक और वर्ड है हमारे पास विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है मूडी, फुल ऑफ विम्स। विम्स का मतलब होता है मूड, है ना। मूड हुआ तो दोस्ती हो गई, मूड हुआ तो दुश्मनी हो गई, मूड हुआ तो हंस लिए, मूड हुआ तो रो दिए, है ना। ये विम्सिकल एक्शन कहलाते हैं, मूडी एक्शन कहलाते हैं। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउ अडेज। हमारी जो यूथ है आजकल की, वो फ़ैन होती है अजीब से फैशन की आजकल, विम्सिकल फैशन। विम्सिकल समझ गए ना, मूड ही सा होता है, कुछ भी आपको लग गया बस सही है तो पहन लिया, है ना, यही फैशन बन गया, इसको बोलते हैं विम्सिकल फैशन। तो ये विम्स से विम्सिकल वर्ड बनता है और इसी एक सिनोनिम है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, एक्सेंट्रिक, वियर्ड और बिजार। ये चारों ही इसके सिनोनिम है। आर्बिट्रेरी को आप आज आर्टिकल में देखोगे। आर्बिट्रेरी भी वही है जिसमें आर्बिट्रेशन हो, आपका मनमाना हो, विम्सिकल हो। लास्ट वर्ड है अपना स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बल करना मतलब ठोकर खाना। अचानक से आप चल रहे हो रोड पे, पाँव में ठोकर लगी, एक छोटा सा पत्थर था जो आप देख नहीं पाए, तो आप उस पत्थर में स्टम्बल कर गए। अब स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा सा ब्लॉक जो आपके पाँव में ठोकर मारता हो, आपके रास्ते को रोकता हो, इसको बोलेंगे इम्पेडिमेंट या हर्डल, है ना, आपके रास्ते की बाधा। करप्शन इज अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में, ग्रोथ की ग्राफ में, ट्रेजेक्ट्री में करप्शन एक बहुत बड़ा बाधा है, बहुत बड़ा हर्डल है, इम्पेडिमेंट है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ठीक है। इसको डेटरेंट या ऑब्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं, बाधा के ही सिनोनिम है। तो यही 4 वर्ड्स है अपने पास, डिटेल में आपने देख लिए हैं। आपको करना है इनका रिवीजन, सैटरडे को आपको रिवीजन क्लास भी मिलेगी। अब फटाफट आपको मैं एक समरी दे देता हूँ आर्टिकल की, पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं। एक ही पैकेज में 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं। ये समरी बहुत सीधी सी है। जो बाइडन ने एक डेमोक्रेसी समिट को बुलाया जिसमें दुनिया भर की आज़ाद गवर्नमेंट्स को इन्वाइट किया गया, डेमोक्रेसीज को। अब इस समिट की खास बात ये थी, इसमें चाइना और रशिया दोनों ही नहीं बुलाए गए और साथ ही साथ साउथ एशिया की कुछ ओपन डेमोक्रेसीज को भी इन्वाइट नहीं किया गया, जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका। दोनों ही जगह इलेक्शंस होते हैं, ओपनली दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं। अब हमारा आर्टिकल 3 बातें कह रहा है समिट के ऊपर। पहला ये, अमेरिका के पास इतनी पावर कहाँ से आई कि वो डिसाइड करे कौन डेमोक्रेसी है और कौन सी डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा, अमेरिका की इसी बात पे अमेरिका का बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस समिट का भी, क्योंकि चाइना रशिया बोलते हैं हम भी डेमोक्रेसीज हैं, बांग्लादेश बोलता है हम भी डेमोक्रेसीज हैं, तो अमेरिका ने तो इनको बुलाया नहीं। और तीसरी चीज़ ये, जिनको बुलाया है अब उन सब लीडर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसी समिट में अगर आप जाते हो तो अपने फ्रीडम और इक्वलिटी के वादे को भी आप पूरा करते हो घर में। सिर्फ जा कर के बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, आपको अपने घर में फ्रीडम और इक्वलिटी को इंश्योर भी करना है। थोड़ी अजीब सी टोन है आज के आर्टिकल की, है ना। 2-3 टोन्स को मिक्स कर सकते हैं, जैसे क्रिटिसाइजिंग टोन भी है और साथ में एथिकल टोन भी है। क्रिटिसाइज कर रहा है इस समिट को और साथ में एथिकल टोन में बता रहा है कि लीडर्स के एथिक्स क्या हैं, उनके फ़र्ज क्या हैं। थोड़ा सा मिक्स्ड टोन वाला आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में आपको पढ़ोगे तभी पता लगेगा, है ना। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऐप पे आपको मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप का नाम है। जैसे अभी कोर्स चल रहा है एडवांस इंग्लिश राइटिंग का बेसिक से, अब इसमें अपने एसे राइटिंग पे आ चुके हैं, लेटर राइटिंग पे। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। 499 में कोर्स अवेलेबल है YD200 कोड लगा के। उसी तरीके से बैंकिंग का, प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्बो भी अवेलेबल है 2 साल का, है ना। आपको यहाँ पे 150 घंटे का एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोड को यूज़ करके। बैंकिंग SSC के प्रीलिम्स मेंस के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं 50-50 रुपये में। इनका भी फ़ायदा उठा सकते हो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, कह रहा है
Since his election campaign last year, US President Joseph Biden had promised to hold a summit for democracy in order to highlight the worrying trends around the world of growing authoritarianism and to bolster democratic institutions that appear to be faltering. सबसे पहले बैकग्राउंड बता रहा है हुआ क्या इस वक्त से सिंस, और कौन सा वक्त, उसके इलेक्शन कैंपेन से, उसके चुनावी अभियान से जो हुआ था पिछले साल लास्ट ईयर। तो कह रहे अपने चुनावी कैंपेन से ही अब हुआ क्या, कह रहे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना जोसेफ बाइडन जिसका पूरा नाम है, ये प्रॉमिस कर चुका था होल्ड करने का, बुला लेने का एक समिट को, एक कॉन्फ्रेंस को, एक मीटिंग को जो होगी डेमोक्रेसीज के ऊपर। अच्छा, क्यों वादा किया था, क्यों बुलाना था इस मीटिंग को? अब देखो बता रहा है इन ऑर्डर टू, इस मकसद से। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? इस ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव था हाईलाइट करने का, सबके सामने प्रकाश में डालने का, सबके सामने एम्फसाइज करने का उस परेशान करने वाले ट्रेंड्स को, वरी करने वाले रुझानों को जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड आ रहे हैं। अच्छा, ये रुझान कौन से हैं? ये रुझान है, ऑफ लगा के बता रहा है, बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए अथॉरिटेरिज्म के। अथॉरिटेरिज्म का मतलब होता है तानाशाहीवाद, है ना, तानाशाही। तो बढ़ती हुई तानाशाही के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, इनको हाईलाइट करने के लिए इस डेमोक्रेसी को ही बुलाना चाहता था समिट को। अच्छा, दूसरा इसका मकसद क्या था? मकसद था बोल्स्टर करने का, मजबूत बनाने का, और किसको? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जनतांत्रिक सरकारी इंस्टीट्यूशंस को, जो अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं लड़खड़ाते हुए, फॉल्टर करते हुए, अपीयर टू बी फॉल्टरिंग। आया समझ में? सेंटेंस बहुत सिंपल सा है, थोड़ा लंबा है, एक बार रिपीट कर दूं। अपने इलेक्शन कैंपेन से जो पिछले साल हुआ था, तभी से ही, सिंस दैट टाइम, अमेरिका का प्रेसिडेंट प्रॉमिस कर चुका था कि मैं बुलाऊंगा समिट फॉर डेमोक्रेसी को, इस तरह की एक समिट को, और दो कामों के लिए बुलाऊंगा। पहला काम होगा इस मकसद से कि मैं हाईलाइट करूं, मैं सबके सामने लाऊं, प्रकाश में डालूं उस परेशान करने वाले रुझान को जो सारी दुनिया में देखा जा रहा है, जो हो रहा है बढ़ते हुए तानाशाहवाद का, है ना, तानाशाही का। और दूसरा, मजबूत करने के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, सरकारी संस्थाओं को, जो दिखाई दे रही हैं कि आज की डेट में फॉल्टर कर रही हैं, अभी आज की डेट में लड़खड़ा रही हैं। तो ये सेंटेंस है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। जोसेफ बाइडन की वर्ब है हैड प्रॉमिस्ड। सिंस इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया गया था। ये काम कब से हो रहा है प्रॉमिस करने का? जब से उसका इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है ना। जब भी आपको किसी चीज़ की शुरुआत दे दी जाए तो आप सिंस को यूज़ करके बताते हो। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, ड्राइव, पुश। अच्छा, इन ऑर्डर टू, देखो इन ऑर्डर टू, इन अ बिड टू, सो एज टू और विद अ व्यू टू, चारों का मतलब है इस मकसद से, है ना। यहाँ पे इन ऑर्डर टू हाईलाइट की जगह पे इन अ बिड टू हाईलाइट भी आया, जो लगाया जा सकता था। सो एज टू हाईलाइट भी आ सकता था और विद अ व्यू टू हाईलाइट भी आ सकता था, लेकिन ध्यान देना है विद अ व्यू टू, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना। तो विद अ व्यू टू हाईलाइटिंग आपको लिखना पड़ता, यहाँ पे इसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करना पड़ता। चारों का मतलब यही है, कौन सा काम किस मकसद से होता है। अथॉरिटेरिज्म का मतलब होता है तानाशाही, जो इसको डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं। बॉल्स्टर का मतलब होता है मजबूत करना, किसी चीज़ को सपोर्ट देना। दैट की वर्ब है अपीयर, दैट आया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। कौन से इंस्टीट्यूशंस? जो अपीयर होते हैं। और टू बी फॉल्टरिंग, फॉल्टर का मतलब जान गए ना, मुश्किल वक्त से गुजरना, लड़खड़ाना। ये अपीयर होते हैं कि आज की डेट में फॉल्टर कर रहे हैं, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स को ऐसे पकड़ते हुए अपने को जाना है ना। कह रहा व्हाइल द कंसर्न्स आर जेन्युइन एंड मिस्टर बाइडेंस successful delivery of his promise last week with a summit that saw 110 nations invited must be credited. It has also thrown up troubling questions. अब बता रहा है ठीक है बुलाना था, बुला भी लिया, दिक्कत क्या है? कह रहा है जहाँ पे ये कंसर्न्स जो है ना जेन्युइन है, सारी चिंताएं जो जो बाइडन ने बताई हैं कि तानाशाहवाद बढ़ रहा है ना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं कमज़ोर हैं, कह रहे जहाँ पे ये सारे कंसर्न, सारी चिंताएं बिल्कुल सही हैं। और बाइडन का जो सक्सेसफुल डिलीवरी है, बाइडन का सक्सेसफुल जो फुलफिल करने का काम है, डिलीवरी क्या? उसके प्रॉमिस की। ऊपर मैंने आपको बताया ना, किसी प्रॉमिस को डिलीवर करते हो तो आप उस प्रॉमिस पे खरा उतरते हो। तो वही कह रहा है बाइडन का जो सक्सेसफुली खरा उतरने का काम है अपने प्रॉमिस का पिछले हफ्ते। और कह रहा है किसके साथ? एक ऐसी समिट के साथ जिसने देखा 110 नेशंस को इनवाइट होते हुए, जिसमें 10 नेशंस, 110 नेशंस आई, है ना। कह रहे ये जो है ना डिलीवरी, ये क्रेडिट की जानी चाहिए
इसका क्रेडिट जो बाइडेन को देना चाहिए। कह रहा है जहाँ दोनों बातें हैं वहीं पे इस चीज़ ने थ्रो अप कर दिया है, इस चीज़ ने बहुत जल्दी से हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है ट्रबल करने वाले, परेशान करने वाले सवालों को। आ गया समझ में? तो जहाँ पे बात अच्छी थी और जो बाइडेन ने काम भी बहुत अच्छा किया, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं इस समिट के साथ ही। सेंटेंस की स्ट्रक्चर, कंसर्न्स की वर्ब है आर, बाइडेन डिलीवरी की वर्ब है मस्ट बी क्रेडिटेड। बाइडेन की डिलीवरी को क्रेडिट किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। सबमिट के बाद में दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया सबमिट के लिए, वो वाली सबमिट जिसने देखा, सा उसकी वर्ब है। इनवाइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो नेशंस जिनको इनवाइट किया गया था। इट की वर्ब है हैज़ थ्रोन अप। थ्रो अप का मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं। देखिए वैसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं थ्रो अप का मतलब होता है वॉमिट करना। क्या करना? वॉमिट करना, थ्रो अप करना। आपने कुछ खाया था, आपने वॉमिट कर दिया, है ना। और थ्रो अप का एक दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्रेजेंट करना क्विकली। आप जब भी वॉमिट करते हो ना तो सोच समझ के नहीं करते हो और बहुत जल्दी से हो जाती है, आपकी इच्छा के खिलाफ भी हो जाती है ना। कुछ आपने उल्टा सीधा खाया तो वॉमिट हो गया। तो वैसे ही अगर आप किसी आइडिया को थ्रो अप कर रहे हो, किसी सवाल को थ्रो अप कर रहे हो, किसी सस्पिशन को थ्रो अप कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल वैसे ही बहुत जल्दी से प्रेजेंट कर रहे हो जैसे आप वॉमिट करते हो। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है वॉमिट करना, और ये इसका फ्रेजल वर्ब वाला मीनिंग है थ्रो अप का। अब देखो वॉमिट का एक सिनोनिम होता है रिगर्जिटेट, ठीक है, रिगर्जिटेट। ये एक एडवांस सिनोनिम है उल्टी करने का, रिगर्जिटेट। तो थ्रो अप के अगर देखा जाए तो तीनों ही सिनोनिम होंगे, तीनों ही इसका मीनिंग रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक ही वर्ड एक से ज़्यादा मीनिंग सकता है, हमेशा इसको याद रखें। चलिए, कह रहा था स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट डिपार्टमेंट्स डिसीजन टू आर्बिट्रेरली प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इनवाइटी लिस्ट हैज़ लेड टू अ कंट्रोवर्सी। कह रहा है अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट का मतलब है फॉरेन मिनिस्ट्री। तो अमेरिका की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका जो डिसीजन है ना आर्बिट्रेरली प्लेस कर देने का, आर्बिट्रेरली आप बताया ना मैंने आपको, विम्सिकली, अपनी विम्स के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से। तो कह रहा है मनमाने तौर पे ही प्लेस कर देने का, रख देने का रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को इनवाइटी की लिस्ट पे कि ये बुलाया जाएगा और इसको नहीं बुलाया जाएगा। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री का, स्टेट डिपार्टमेंट का, ये लीड टू कर गया है, ये हमें आगे तक ले गया है, एक कंट्रोवर्सी तक, एक विवाद तक। अब वो कंट्रोवर्सी हमें आगे बताएगा। डिसीजन की वर्ब है हैज़ लेड। अब देखो कह रहा है इन साउथ एशिया द इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान along with India and Nepal, but the exclusion of Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka raises serious doubts on the criteria applied। कह रहे साउथ एशिया में जो इंक्लूजन है, जो इंक्लूड करने का काम है, और किस किस को? पाकिस्तान को, इंडिया और नेपाल के साथ साथ। लेकिन जो एक्सक्लूड करने का काम है ना, और किस किस को एक्सक्लूड करना मतलब बाहर रखना, लिस्ट में ना आने देना, किस किस को? बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को। कह रहा है ये जो काम है ये रेज करता है, उठाता है सीरियस डाउट्स को, बहुत ही ज़्यादा सीरियस शकों को। और किस पे? ये सारे के सारे डाउट्स हैं उस क्राइटेरिया पे, उस सारे के सारे पैमानों पे, मापदंडों पे, स्टैंडर्ड्स पे जिनको अप्लाई किया गया है। तो आपने कुछ कंट्रीज़ को रख लिया, कुछ को नहीं रखा, तो क्या क्राइटेरिया आपका था, है ना। इस पर सवाल उठते हैं। सब्जेक्ट कौन है? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, और वर्ब है रेजेस। रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। सवाल सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, सर सब्जेक्ट दो आ रहे हैं, इंक्लूजन भी सब्जेक्ट है, एक्सक्लूजन भी सब्जेक्ट है, फिर भी वर्ब सिंगुलर क्यों है? अपने आप से सवाल का जवाब करो इसका। ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों सब्जेक्ट आने के बावजूद वर्ब को हमने सिंगुलर ही रखा है? चलो देखो सर, आप जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हो तब वो प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन अगर आप और से जोड़ रहे हो, बट से जोड़ रहे हो, नीदर नोर से जोड़ रहे हो, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है वो प्लूरल बने। अगर दोनों सिंगुलर हैं तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, है ना। इंक्लूजन बट एक्सक्लूजन दोनों ही सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे हमारी वर्ब भी सिंगुलर है, रेजेस। समझ में आ गया? एंड होता ना बीच में एंड, तब यहाँ पे रेज लगाते, सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब को यूज़ करते। अब ध्यान देना, रेज डाउट, रेज सस्पिशन, रेज क्वेश्चन, तीनों का मतलब है डाउट, सस्पिशन या क्वेश्चन को खड़ा करना, रेज करना। इसको आप कास्ट डाउट, कास्ट सस्पिशन और कास्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हो, और इसको आप पोज ए डाउट, पोज ए सस्पिशन या पोज ए क्वेश्चन भी बोल सकते हो। देख रहे हो, अगर इस संदर्भ में बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट में, तो रेज वर्ड, कास्ट वर्ड और पोज वर्ड एक ही बात को करते हैं।
चलो, आपको कहीं लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये फिर कहीं पे आएगा, है ना, तब आप पूछोगे सर यहाँ पे रेज क्यों यूज़ नहीं किया गया। तीनों सिनोनिम है अगर इन चीज़ों की बात हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया और क्राइटेरियन आप अच्छे से जानते हैं। जिसके पीछे ION आ रहा है वो है सिंगुलर, जिसके पीछे IA आ रहा है वो है प्लूरल, है ना। क्राइटेरियन मतलब सिंगुलर और क्राइटेरिया मतलब बहुत सारे मापदंड, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स। वैसे ही पोडियम मतलब सिंगल, एक सिंगल प्लेटफॉर्म, पोडियम का मतलब होता है मंच, है ना, तो एक सिंगल मंच या प्लेटफॉर्म कहलाएगा पोडियम, और अगर बहुत सारे हैं तो बन जाएगा पोडिया। स्टेडियम अगर एक सिंगुलर है, बहुत सारे हैं तो स्टेडिया। बैक्टीरियम अगर एक बैक्टीरियम है, अगर बहुत सारे हैं तो बैक्टीरिया। जानते हो ना, इसको थोड़ा सा देख लेना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में UM आता है। डेटम है, अडेंडम है, अडेंडा बन जाएगा, डेटा बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इट एंड इफ the quality of democracy and the importance of human rights were the criteria, then the question is which country is qualified to make that value based judgment। कह रहा है और अगर मान लें कि डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है और जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन राइट्स की, वहाँ पे कितना ह्यूमन के राइट्स को रिस्पेक्ट मिलती है। कह रहा है अगर यही दोनों चीज़ें क्राइटेरिया थी, तब सवाल ये है, क्वेश्चन इज कि कौन सी ऐसी कंट्री है दुनिया में जो क्वालिफाइड है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है मेक करने की ऐसी एक जजमेंट को जो वैल्यू बेस्ड हो, जिसमें आपको अपना सब्जेक्टिव नॉलेज लगाना पड़े, है ना, वैल्यू बेस्ड जजमेंट आपको देनी पड़े। अगर अमेरिका बोलता है कि श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, बांग्लादेश एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, अगर यही क्राइटेरिया तुम लगाने वाले हो तो आप हो कौन जिसको इतनी पावर मिल गई है कि ये क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से लगा सको। समझ गए। डेमोक्रेसी, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस ह्यूमन राइट्स, इन दोनों की वर्ब है वर, है ना, दो सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन की वर्ब है इज, विच कंट्री की वर्ब है इज, क्वालिफाइड का मतलब आप जानते हैं, वैल्यू बेस्ड जजमेंट मतलब ऐसी जजमेंट जिसमें वैल्यू रखी जाए, जिसमें आंकड़े ना हो, आपकी सब्जेक्टिव व्यूज़ को आप जो है कंसिडर करें। चलिए, कह रहा एक्सपेक्टेडली द समिट वॉज राउंडली क्रिटिसाइज फॉर द मोस्ट नोटेबल एक्सक्लूजन रशिया एंड चाइना। कह रहा एक्सपेक्टेडली, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। अब हुआ क्या, ये जो समिट थी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, इसके ऊपर आलोचना हुई इसकी, और कैसे हुई, राउंडली। राउंडली का मतलब होता है डायरेक्टली, तो इसकी डायरेक्ट आलोचना की गई, और किसके लिए, इसकी मोस्ट नोटेबल एक्सक्लूजन्स के लिए, ऐसी एक्सक्लूजन्स के लिए। अब देखो, एक्सक्लूजन का मतलब है एक्सक्लूड करना, इंक्लूड ना करना, और नोटेबल का मतलब है जो सबकी नज़रों में आए, तो सबकी नज़रों में आने वाली एक्सक्लूजन्स के लिए जो है रशिया और चाइना की। तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना खुद, इन्होंने समिट को बोला कि हम जो है ऐसी समिट को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया। समिट की वर्ब वॉज क्रिटिसाइज, राउंडली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है डायरेक्टली या ब्लंटली। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है इन अ जॉइंट एडिटोरियल द रशियन एंड चाइनीज एम्बेसडर्स टू द US claimed their own states are democratic in practice and criticized the US experiments in regime change and democratic transformations in Iraq, Libya and Afghanistan। तो अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, रशिया और चाइना ने एक जॉइंट एडिटोरियल लिखा, एक जॉइंट लेटर लिखा, और किसने, रशियन और चाइनीज एम्बेसडर्स ने अमेरिका के। कह रहे इस एडिटोरियल में इन दोनों ने ना क्लेम कर दिया अपने खुद के स्टेट्स को, अपने खुद के राज्यों को या देशों को, कि वो डेमोक्रेटिक है ना, उनके खुद के राज्य डेमोक्रेटिक हैं, और कैसे, प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिकली। और इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया अमेरिका के उन एक्सपेरिमेंट्स को जो है रिजीम चेंज के, जो है तख्ता पलट के, और डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस के, ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी को लगाने के, और कहाँ पे, इराक में, लिबिया में और अफगानिस्तान में। तो उन्होंने मिलकर यही बोला असली डेमोक्रेसीज तो हम हैं, है ना, रशिया और चाइना ने, और अमेरिका तो उल्टी सीधी बातें करता है, कभी भी डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा, कहीं पे भी ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी थोपने की कोशिश करता है, जैसा इसने इराक, लिबिया और अफगानिस्तान में किया है, तख्ता पलट करवा के। एम्बेसडर्स की दो वर्ब्स हैं, क्लेम्ड एंड क्रिटिसाइज्ड। स्टेट्स, ये आपका सब्जेक्ट है, आर डेमोक्रेटिक इसकी वर्ब है, ये स्टेट्स आया रशिया और चाइना के लिए, ठीक है, तो मैं इनको यहाँ सही कलर दे देता हूँ। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, रिजीम का मतलब होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है दैट द समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ईयर व्हेन न्यूएस्ट डेमोक्रेटिक एंट्रेंट्स अफगानिस्तान एंड म्यांमार रिवर्टेड टू ऑटोक्रेटिक रिजीम्स दैट रूल बाय द पावर ऑफ द गन, cast doubts on the efficacy of the international system in enforcing democracy through external interventions। अब ये बता रहा है कि इसके साथ साथ क्या हुआ,
अमेरिका और जो चाइना और जो रशिया, इन्होंने तो बोल ही दिया कि हमें इनवाइट नहीं किया गया, बहुत गलत बात है। इसके साथ में ये समिट कहाँ पे फेल हुई, कह रहा है ये बात की दैट, कौन सी बात, ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ऐसे एक साल में। अच्छा कौन से साल में, जब सबसे नए डेमोक्रेटिक एंट्रेंट्स जो हैं, जो सबसे नए जो डेमोक्रेसी वाले जो एंटर करने वाले, जो डेमोक्रेटिक एंट्रेंट मतलब डेमोक्रेसी में एंटर करने वाले लोग, और कौन कौन, अफगानिस्तान और म्यांमार। कह रहे ऐसे एक वक्त में जब ये दोनों ही जो अभी अभी डेमोक्रेसी बने थे ये रिवर्ट टू कर गए, ये फिर से पुरानी अवस्था में आ गए, पुरानी स्टेट में आ गए, रिवर्ट टू कर गए ऑटोक्रेटिक रिजीम्स की तरफ, एक तानाशाही सरकार की तरफ। और वो सरकार, वो रिजीम्स जो रूल बाय करते हैं, जो राज करते हैं पावर ऑफ गन से, यानी बंदूक की ताकत से। कह रहे ये बात कि ऐसे एक साल में इस समिट को बुलाया गया जब दोनों डेमोक्रेसी, जो हाल में डेमोक्रेसी बनी थी, फिर से तानाशाही में कन्वर्ट हो गई है। कह रहे ये बात कास्ट करती है डाउट को, रेज करती है क्वेश्चंस को, डाउट्स को, एफिकेसी पे, कुशलता पे, इंटरनेशनल सिस्टम की जो है इन्फोर्स करने का, लगाने का डेमोक्रेसी को एक्सटर्नल इंटरवेंशन के जरिए, बाहरी दबाव के जरिए। तो ये जो अमेरिका की बात है ना तख्ता पलट करवाने की, ये यहाँ पे भी साबित होती है। शायद इंटरनेशनल सिस्टम इतना एफिशिएंट है ही नहीं कि आप बाहर से कहीं पे डेमोक्रेसी लगवा सको। म्यांमार और अफगानिस्तान में लगवाई गई थी, लेकिन जैसे इनको खुला छोड़ा गया ये फिर से तानाशाही में बदल गए। दैट की वर्ब है कास्ट आउट, सबमिट की वर्ब है वॉज ऑर्गेनाइज्ड, एंट्रेंस की वर्ब है रिवर्टेड टू, दैट की वर्ब है रूल बाय। ये दैट आया रिजीम्स के लिए, वो रिजीम्स जो रूल बाय करते हैं। रूल बाय का मतलब होता है राज करना, एफिकेसी मतलब आपकी एफिशिएंसी। अब ध्यान से देखना, ये एक वर्ड है रिवर्ट और एक वर्ड है रिप्लाई, इन दोनों में सबको होता है कन्फ्यूजन। रिप्लाई का सीधा सा मतलब है जवाब देना, लेकिन रिवर्ट का मतलब जवाब देना नहीं होता है। रिवर्ट का मतलब होता है एक अर्लियर स्टेट में आना। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आई हैव सेंट 3 emails टू देम बट दे हैवंट रिप्लाइड या रिवर्टेड येट। मैंने उनको 3 मेल्स भेजे हैं, भेज चुका हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं भेजा है। जनरली क्या होता है, लोग है ना रिवर्ट नाम की वर्ब को यूज़ करके आ जाएंगे, दे हैवंट रिवर्टेड येट, ये गलत है। रिवर्ट का मतलब होता है एक अर्लियर स्टेट में आना, पुरानी अवस्था में आना। अब इसका मतलब क्या बना, अभी तक वो पुरानी अवस्था में नहीं आए हैं। अरे कौन सी अर्लियर स्टेट, आया समझ में? रिवर्ट वर्ब गलत है यहाँ पे। आप यहाँ पे लिखें दे हैवंट रिप्लाइड येट। अब रिवर्ट लगेगा कहाँ, जैसे आफ्टर हर डिवोर्स शी रिप्लाइड या रिवर्टेड टू हर ड्रिंकिंग हैबिट्स। अपने डिवोर्स के बाद वो फिर से अर्लियर स्टेट में आ गई अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स की, पीने वाली आदतों की। तो पहले पीती थी, फिर शादी हुई तो पीना छोड़ दिया, फिर शादी टूट गई तो उसने फिर से पीना शुरू कर दिया। तो इसने रिवर्ट किया है, रिवर्ट बैक किया है, पुरानी स्टेट में आई है। तो यहाँ पे रिवर्ट नाम की वर्ब को यूज़ करें। आगे ना समझ में, रिप्लाई देने के लिए रिवर्ट वर्ब कभी भी यूज़ नहीं होती, गलत यूज़ करते हैं जो लोग भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम अ मोर इंक्लूसिव गेस्ट लिस्ट एज अ रिजल्ट द समिट वुड हैव डन बेटर टू बिगिन विद द ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंजेस। अब ये थोड़ी सलाह दे रहा है इस समिट में क्या चीज़ें और हो सकती थी। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम, साथ ही साथ एक और ज़्यादा इंक्लूसिव गेस्ट लिस्ट के, ऐसी गेस्ट लिस्ट जिसमें और ज़्यादा इंक्लूजन होता, कुछ और कंट्रीज़ को भी बुलाया जाता। कह रहे इसके साथ साथ एक रिजल्ट के तौर पे, एक फल के तौर पे, एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे समिट ने बहुत अच्छा किया होता, वुड हैव डन किया होता। और कैसे, बहुत अच्छा, बेटर। अच्छा किस लिए, बिगिन विद करने के लिए, शुरुआत करने के लिए एक ग्लोबल एक्सेप्टेड डेफिनेशन को, डेमोक्रेसी की दुनिया भर में एक्सेप्टेड डेफिनेशन को, परिभाषा को जो है गणतंत्र की, और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को, एक कॉमन समझ को सारे के सारे चैलेंजेस की, चुनौतियों की। आया समझ में सेंटेंस? तो एक गेस्ट लिस्ट अच्छी बनाते और साथ ही साथ अगर शुरुआत यहाँ से करते ना, एक डेफिनेशन देते डेमोक्रेसी की, चैलेंजेस बताते, अगर ऐसा करते तो आप और अच्छे से समिट को होस्ट कर सकते थे। समिट की वर्ब है वुड हैव डन, वुड प्लस में है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है ऐसा पास्ट जो हो नहीं सका। वुड हैव डन, शुड हैव डन, कुड हैव डन, ऐसे पास्ट को बताते हैं जो होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया। सबमिट भी हो सकती थी बेटर, लेकिन हो नहीं पाई। आगे बढ़े। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है साथ ही साथ। कह रहा है द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन committed to announcing specific targets on helping free media, ensuring free and fair elections, and the participation of women, and listed authoritarianism, corruption and human right violation as key challenges.
अब देखो इस फ्रंट पे इन्होंने किया क्या, कह रहा है बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसने कमिट किया, इसने वादा किया कि ये इंश्योर करेगा स्पेसिफिक टारगेट्स को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को। और किस किस चीज़ पे भाई, पहली चीज़ है हेल्प करना मीडिया को फ्री करने में, हेल्प करना है फ्री करने में मीडिया को। और दूसरी चीज़ इंश्योर करने में फ्री और फेयर इलेक्शंस को। और तीसरी चीज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन को इंश्योर करने में, है ना। ऐसे टारगेट्स को ये अनाउंस करेगा। अच्छा और क्या होगा, कह रहा और इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिस्ट कर दिया, इसी ने लिस्ट में डाल दिया, एक तो तानाशाहवाद को, अथॉरिटेरिज्म को, और दूसरा करप्शन को, और एक ह्यूमन राइट वॉलेशन को की चैलेंजेस के तौर पे। आया समझ में। तो इस फ्रंट पे इन्होंने यही किया, इन्होंने बोला कि ये तो हमारे टारगेट है, औरतों को और पार्टिसिपेशन करवाना, सही से इलेक्शन करवाना, मीडिया को फ्री करना, और इनको हम लिस्ट में डाल रहे हैं चैलेंजेस की, चुनौतियों की। ये सारी की सारी चुनौतियों का हमें सामना करना है। अब आई समझ में इसकी पूरी स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है कमिटेड टू, और दूसरी वर्ब है एंड के बाद में लिस्टेड। अब मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे कमिटेड टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई गई? मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो रेगुलरली क्लासेस को ले रहे हैं, है ना। फटाफट देख लेते हैं। ये सारे वो फ्रेज़ हैं या फ्रेजेस हैं जिनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया जाता है। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, जिनके बाद में या तो आएगा नाउन और या फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। विद अ व्यू टू, एडमिट टू, अकस्टम टू, यहीं पे आपको कमिटेड टू भी मिल जाएगा। अब ये 20-30 फ्रेजेस हैं, इनको आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है। रिसोर्ट टू के बाद में रिसोर्ट टू लेट्स से यहाँ पे लिखना चाहे स्पेंड मनी, है ना। अब ये गलत है, रिसोर्ट टू स्पेंड मनी नहीं, वर्ब लिखिए तो स्पेंडिंग मनी, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ये सारे फ्रेजेस अपने बाद वर्ब को आईएनजी फॉर्म में ही लेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए आ गया ना, कमिटेड टू प्लस में अनाउंसिंग। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी रिफर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पॉन्सिव ग्रीवियंस रिडर्सल एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एज की टू इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये तो जो बाइडेन ने बोला था, अब अपने पीएम ने क्या बोला? कह रहा हमारे पीएम मोदी साहब ने रिफ़र किया, इशारा किया इन प्रिंसिपल्स की तरफ, इन नियमों की तरफ, जो है किस किस चीज़ के भाई। पहला है इंक्लूजन का, सबको इंक्लूड करना। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी का, सब चीज़ें साफ हों, क्लियर हों। तीसरा ह्यूमन डिग्निटी का, आदमी की ह्यूमन राइट्स को सम्मान किया जाएगा, डिग्निटी को देखा जाएगा। फिर है रिस्पॉन्सिव ग्रीवेंस रिडर्सल का, ग्रीवेंस मतलब आपकी कंप्लेंट, रिड्रेसल मतलब उसका सोल्यूशन, रिस्पॉन्सिव मतलब जो फटाफट से हो। तो ऐसे एक मैकेनिज्म का जिसमें नागरिकों की कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जाए। और पांचवा लास्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का। डिसेंट्रलाइज का मतलब है स्प्रेड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक सेंटर से दूर लेके जाना। तो ताकत जो है एक आदमी के हाथ में ना हो, सब तरफ हर जो है लोगों के पास हो। अगर ऐसे मोदी साहब ने इन सबको रिफ़र किया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, जो है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए, है ना। तो इन्होंने ऐसा बताया। मोदी साहब की वर्ब रिफर टू, ट्रांसपेरेंसी आपको बता दिया है, ग्रीवांस मतलब कंप्लेंट, रिडर्सल मतलब सोल्यूशन, है ना, रिजोल्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन भी आप जान गए हो। अब देखो ध्यान से, कंप्लेन बोला मैंने, कंप्लेन, और एक वर्ड होता है कंप्लेंट, ठीक है। पहला वर्ड क्या है? कंप्लेंट। दूसरा वर्ड क्या है? कंप्लेन। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? कंप्लेंट होता है शिकायत, एक नाउन है, और कंप्लेन होता है शिकायत करना, एक वर्ब है। अगर नाउन चाहिए, शिकायत की बात कर रहे हो तो कंप्लेंट करो। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, एक्शन चाहिए, एक्शन दिखाना है, तो कंप्लेन करो, टी मत लगाना। समझ गए ना? सिंपल सी कन्फ्यूजन है, एक बार में निकल जाएगी अगर ध्यान से समझोगे तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है मैनी एक्यूज्ड बिग टेक कंपनीज एंड सोशल मीडिया ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरिज्म एंड सम स्मोक ऑफ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी एज मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। बहुत सारों ने एक्यूज़ किया भाई, मोदी साहब ने इन सब को बताया, बाइडन ने इन सब की बात की। कह रहा और भी जो आए थे 110, है ना, उनमें से 108 जो बचे, कह रहा उन्होंने एक्यूज़ किया बड़ी टेक कंपनीज़ को और सोशल मीडियाज़ को डिजिटल अथॉरिटेरिज्म के लिए। डिजिटल अथॉरिटेरिज्म क्या हो गया? आप डिजिटली अपना तानाशाही पना दिखा रहे हो। और कुछ लोग बात किए, स्पोक ऑफ किए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट का, डिवास्टेट करने वाले प्रभाव का, कोविड-19 के, क्लाइमेट चेंज के, और बढ़ती हुई राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक के तौर पे, बड़े बड़े रुकावटों के तौर पे। तो ऐसा कई लोगों ने भी अपने मुद्दों को उठाया। मैनी की वर्ब है एक्यूज्ड, सम की वर्ब है स्पोक ऑफ। स्पोक ऑफ करना मतलब जिक्र करना, डिवास्टेटिंग मतलब जो आपके लिए डैमेजिंग हो। स्टम्बलिंग ब्लॉक आपको बता दिया, आपके रास्ते के हर्डल्स, रास्ते के रोड़े।
चलिए, अक्यूज़ के बाद में ऑफ लगाएंगे। अक्यूज़ जिसको किया गया और जिस काम के लिए किया गया, ऑफ लगा के हम बताते हैं। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो क्राइम और पनिशमेंट से रिलेटेड हैं। फटाफट देखेंगे इनके बाद में कौन कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए। देखो, सबके बाद में सबसे पहले आप ऑफ को बाय डिफ़ॉल्ट सही मान लें, ठीक है, ठीक है। किसको सही मान लेंगे? ऑफ को। इन सब के बाद में ऑफ सही होता है। अब देखो, इनमें से एक या दो एक्स्ट्रा हैं जो ऑफ नहीं लेते हैं। जैसे चार्ज है ना, ये सिर्फ विद लेता है, ठीक है। और एक्सोनरेट है, ये ऑफ और फ्रॉम दोनों को लेता है, फ्रॉम को प्रेफर करता है, ठीक है। अक्यूज़ ऑफ, किसी को अक्यूज़ करना, किसी पे आरोप लगाना। चार्ज विद, किसी पे आरोप लगाना, किसी को अक्यूज़ करना। कॉन्विक्ट ऑफ, किसी का ब्लेम प्रूव करना, कोर्ट के अंदर प्रूव कर देना यही गुनहगार है। कॉन्विक्ट करना किसी को किसी क्राइम के लिए, ऑफ लगा के वो क्राइम आप बताएंगे। एक्विट ऑफ का मतलब होता है किसी मामले से बाइज्जत बरी करना। एक्सोनरेट भी बरी करने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम को प्रेफर करते हैं। एक्सोनरेट फ्रॉम, एक्विट ऑफ। चलिए, याद रहेगा, आज के क्विज में यूज़ करेंगे। ये सारे क्राइम से रिलेटेड वोकैबुलरी हैं, फिक्स प्रेपोजिशन के पार्ट हैं। आ जाओ। कह रहा फ्यू however were willing to concede the shortcomings in their democracies, however, especially the rise in hyper-nationalism, xenophobia and majoritarianism that saps the very essence of the representational, pluralistic, inclusive governance today. अब कह रहा है बहुत ही कम, फ्यू, ना के बराबर। द फ्यू या बिना अ के फ्यू आ जाए तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। कह रहा है जो फ्यू है ना, बहुत ही कम विलिंग थे, तैयार थे कंसीड करने के लिए, एडमिट करने के लिए। कंसीड का मतलब होता है मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। और क्या मान लेने के लिए भाई? उन शॉर्ट कमिंग्स को, उन कमियों को। शॉर्ट कमिंग मतलब कमियां, डेफिशिएंसी जो है उनकी खुद की डेमोक्रेसीज में, अपने खुद की सरकारों में। कह रहा है हालांकि अब ये कौन कौन सी डेमोक्रेसीज में कमी है? खास करके जो राइज है, जो बढ़ने का काम है हाइपर नेशनलिज्म का, बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद का। जीनोफोबिया का, जीनोफोबिया मतलब फोबिया फॉर फॉरेनर्स। जीनोफोबिया का मतलब बाहर से आने वाले लोगों के लिए फोबिया है ना, उनसे नफरत। फिर है मेजॉरिटेरिज्म का, जो लोग मेजॉरिटरी में होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, वो लोग अपनी चलाते हैं, इसको कहते हैं मेजॉरिटेरिज्म। कह रहे ये वही चीज़ें हैं जो सैप करती हैं, जो वीक बनाती हैं उस खास इसेंस को, उस खास जिस्ट को, उस खास इंटेंट को, भावना को, जो है इस टाइप के गवर्नेंस की, जो रिप्रेजेंटेशनल है, प्लूरलिस्टिक है और इंक्लूसिव है। आज थोड़ा सा ट्विस्टेड सेंटेंस है, लंबा सा, लेकिन बात बिल्कुल सीधी सी है। बहुत कम डेमोक्रेसीज ने ये माना कि उनके यहाँ कमियाँ हैं, खास करके इस तरह की, और ये वही कमियाँ हैं जो आज जिस गवर्नेंस को कमज़ोर बना रही हैं, है ना, उस वेरी एसेंस को वो जो है सैप कर रही हैं, डिप्लीट कर रही है, वीकन कर रही हैं। और ये सब चीज़ें क्या है भाई? रिप्रेजेंटेशनल मतलब जिसमें सब रिप्रेजेंटेटिव हों, प्लूरलिस्टिक मतलब जो सबके लिए हो, प्लूरल हो, और इंक्लूसिव मतलब जो सबको अपने दायरे में लेती हो। ऐसी सरकार को आज कमज़ोर बना रहे हैं, है ना। फ्यू की वर्ब होगी वर, दैट की वर्ब है सैप्स, दैट आया इन सभी चीज़ों के लिए, सॉरी मेजॉरिटेरिज्म के लिए, है ना, दैट सैप्स। इसेंस का मतलब होता है जिस्ट, भावना, इंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीनोफोबिया, फोबिया फॉर फॉरेनर्स, ये दो वर्ड्स हैं। पहला है फोबिया, दूसरा है मेनिया। मेनिया का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके आपका ऑब्सेशन, सनकीपना। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से आपका डर। जैसे क्लिप्टोमेनिया है, क्लिप्टो मतलब चोरी करना, क्लिप्टोमेनिया मतलब है ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग समथिंग। आपको चाहिए नहीं, फिर भी आपको ऑब्सेशन है स्टील करने का, जहाँ भी जाते हो कुछ चुरा के आ जाते हो, है ना, क्लेप्टोमेनिया। अब देखो, ये मेनिया को फोबिया से कंफ्यूज नहीं करना, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे किसी काम को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा तैयार होते हो, फोबिया में किसी काम को आप करना ही नहीं चाहते हो। जीनोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। आपको बाहर से आने वाले लोग अपने देश में अच्छे नहीं लगते, उनको देख के आपको लगता है कि ये लोग खराब लोग हैं, जीनोफोबिया। वैसे क्लस्टरोफोबिया, क्लस्टरो मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह, तो फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। तो आप खुली जगह में रह सकते हो, अगर क्लस्टर में होंगे तो आपको फोबिया है, कन्फाइंड स्पेस में, लिफ्ट विफ्ट में आपको बड़ा डर लगता है। चलिए आगे बढ़े। ये जीनोफोबिया इसी का मतलब है फॉरेनर से जो आपका डर होता है। कह रहे डेमोक्रेसी like charity begins at home, and rather than making international pledges at summit level conferences, elected leaders must keep their promises of freedom and equality for the people or demos that make up their nations। कह रहे जो डेमोक्रेसी है बिल्कुल चैरिटी की तरह है, शुरू होती है घर पे ही।
दूसरे को चैरिटी के लिए बोलोगे, चंदे के लिए बोलोगे, पहले आपको चंदा देना है। वैसे डेमोक्रेसी के लिए बोलोगे, वो भी पहले आपको अपने घर में करके दिखानी है। कह रहा घर से शुरू होती है वो, बजाय रादर देन मेक करने के इंटरनेशनल प्लेजेस को, अंतर्राष्ट्रीय कस्मों को, और कहाँ पे, समिट लेवल कॉन्फ्रेंसेस में। तो बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता, घर पे ही आपको कुछ करके दिखाना है। और कह रहे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं जिनको बुलाया गया है, उनको कीप करना चाहिए अपने प्रोमिसेस को, जो है फ्रीडम और इक्वालिटी के, उन लोगों के लिए या डेमोस के लिए। डेमोक्रेसी किससे बना है? डेमोस से। डेमोस मतलब पीपल। तो कह रहे हैं उन लोगों के लिए, डेमोस के लिए, जो कि उनकी नेशन को मेकअप करते हैं, जिनसे मिलकर के उनका देश बना है समझ में? तो बातें ठीक है आपने कर दी, लेकिन आपको इंश्योर करना है घर पे इन बातों पे आप खरे उतरो। डेमोक्रेसी की वो बिगिंस, लीडर्स की वो है मस्ट कीप, प्लेज मतलब कसम, कमिटमेंट, इसको वाव भी बोलते हैं, है ना, कसम। रादर देन और इंस्टेड ऑफ आप जानते हैं, रादर देन मतलब बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, लेकिन इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म प्रेफर होती है, इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे रादर देन मेकिंग की जगह इंस्टेड ऑफ मेकिंग भी आप लिख सकते थे और अच्छा होता। दैट की वर्ब है मेकअप। चलिए आर्टिकल सिंपल सा था, थोड़ी बहुत एक दो सेंटेंसेस इधर उधर आपको मिलेंगे मुश्किल से, अदरवाइज आर्टिकल बहुत आसान था, है ना। ये आपका आज का क्विज़ है, क्विज़ भी बड़ा आसान है। व्हेन इट कम टू, व्हेन इट केम टू, है ना, केम टू। तो व्हेन इट कम्स टू या केम टू के बाद में क्या प्रेफर करेंगे? व्हेन इट कम्स टू या व्हेन इट केम टू, इसके बाद में क्या लगाओगे? तो यहाँ पे आपको चेक करना है किस तरह की वर्ब लगेंगी, फिर आपको यहाँ पे बताना है रिप्लाई और रिवर्ट में क्या फ़र्क होता है यहाँ पे। और फिर तीसरा अपने को देखना है कॉन्विक्ट के बाद में किस प्रेपोजिशन को यूज़ किया जाता है, अक्यूट, अक्यूज ऑफ, चार्ज विद, कॉन्विक्ट के बाद में क्या लगाएं, है ना, यहाँ पे अपने को रखना है देख के। थ्रो अप मैं आपको बता चुका हूँ, एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसके दो मीनिंग होते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका मीनिंग है। रिगर्जिटेट करना, डिस्कार्ड करना, प्रेजेंट क्विकली करना, या मोर देन वन ऑफ द ऑप्शंस। चारों के आंसर मिलेंगे आपको फर्स्ट कमेंट में, इसी वीडियो के नीचे जाकर के अपने आंसर्स को चेक करें मेरे आंसर से, और बताना आउट ऑफ 5 आपको कितना स्कोर मिला आउट ऑफ 4, है ना। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन साइनिंग आउट।